जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मेंद्र कुमार। तो पाठक में इस क्वेश्चन चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे। एक सेशन इसका अपन ने डिस्कस किया है जिसमें इसका परिचय देखा था, और जो बाकी सारे चैप्टर है उसको अपन ने इस चैप्टर से रिलेट करने की कोशिश की थी। और साथ साथ में इस चैप्टर का ओवरव्यू अपन ने देखा था, किस किस प्रकार से जो क्वेश्चन की प्रोसेस है वो हो सकती है, और कौन कौन से जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें अपन पहले से जानते हैं और इसके अंदर काम में आएंगे, वो भी अपन ने डिस्कस किए थे। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे, क्या पादप सांस ले सकते हैं। एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है, वैसे देखें तो ठीक है, क्या पादप सांस ले सकते हैं। तो इसको अपन समझेंगे, तो आप लास्ट तक सेशन को देखिएगा, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी 100% क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो सवाल यहाँ पर अपने पास है, क्या पादप सांस लेते हैं। मनुष्य की बात करते हैं अपन, दूसरे जंतुओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र होता है जिसे अपन कहते हैं श्वसन तंत्र। तो क्या पादप में भी ऐसा तंत्र होता है, उसी से अपन को जवाब मिलेगा। तो जो पादप श्वसन की बात करते हैं, पादप सांस लेते हैं, तो इसका परोक्ष रूप से अपने पास आंसर नहीं है, अपन इसे आंसर नहीं दे सकते। परोक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से इस प्रश्न का अपन जवाब नहीं दे सकते। ठीक है। तो अब जो अपन बात कर रहे हैं कि जो दूसरे जीव है, दूसरे जो जंतु है, मेनली जंतुओं की बात करें, प्राणियों की बात करें, तो वहां पर तो अपने पास सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र कहते हैं। तो क्या पादप में ऐसा होता है, तो अपना जवाब आएगा नहीं होता है ऐसा सिस्टम। तो फिर पादप में क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान होता है, तो अपना जवाब होगा बिल्कुल गैसों का आदान प्रदान इसके अंदर होता है। ठीक है। गैसों का आदान प्रदान इस पादपों में भी होता है। और गैसों की जहां पर अपन बात करते हैं, तो वहां पर मेन मेन अपन दो गैस की बात करते हैं, ऑक्सीजन और CO2। ऑक्सीजन को पादप ले यूटिलाइज कर रहे हैं, CO2 को मुक्त कर रहे हैं। ऑक्सीजन को पादप काम में ले रहे हैं, CO2 को मुक्त कर रहे हैं। क्लियर है। अब जो अपन बात कर रहे हैं आगे की, इस जो सिस्टम है, जो तंत्र की आप बात करें, इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र, वो नहीं होता है। तो फिर किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होगा, ये अपना मेन प्रश्न है। तो गैसों के आदान प्रदान के लिए पादप की जो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, और वापस यहाँ पर एक तरह से रिवीजन अपने पास छोड़ा है, यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज है, जब श्वसन तंत्र नहीं होगा तो किससे होगा। तो जो एक्सचेंज है, जो आदान प्रदान है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, वो आपके पास होता है रंध्र की मदद से, जिसे अपन बोलते हैं स्टोमेटा, और वात रंध्र की मदद से, वात रंध्र जिसे अपन बोलते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रखना, ये तो आपको समझ में आता है। रंध्र को स्टोमेटा बोलते हैं और वात रंध्र को बोलते हैं लेंटिसेल्स। अब ये जो दोनों शब्द है, वैसे तो आप सुनते ही हो, और एक पेपर में मैंने आपको सुनाया है, बताया है, लेकिन बात करने स्पेशली आप जब देखेंगे छठा चैप्टर 11th क्लास की एनसीईआरटी का छठा चैप्टर जब आप देखेंगे, तो बात करना आपको समझ में आएगा। गैसों के एक्सचेंज में, विनिमय में हेल्प करती है। ठीक है, श्वसन तंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। सारी बात समझ में, ये आपके पास सिंपल सा जो ऑर्गन, जो सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, वो आपके पास है। अब नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं कि पादप में जो रेस्पिरेटरी अंग है, ठीक है, श्वसन अंग है, उनकी आवश्यकता नहीं है। श्वसन अंग की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन अंग की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती। तो क्या ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से पादप में श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसे भी ट्रांसपोर्ट प्लांट का हमने एक पॉइंट डिस्कस कर रहा है। पहला जो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है, क्यों श्वसन अंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो पादप में बात करें, जो भी पार्ट है, जैसे पत्ती है, जैसे तना है, तो वहां पर जो है एक्सचेंज आपके पास आसानी से हो जाता है। किसकी मदद से, रंध्र और वात रंध्र की मदद से। ठीक है। तो पादप का जो प्रत्येक हिस्सा है, प्रत्येक जो पार्ट है, हर एक जो पार्ट है, प्रत्येक जो पार्ट है, प्रत्येक जो अंग है, अपन लिख सकते हैं प्रत्येक पार्ट या प्रत्येक हिस्सा जो है, वो खुद की, प्रत्येक हिस्सा खुद की स्वयं की जो गैस की आवश्यकता होती है, स्वयं की आवश्यकता अनुसार वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है।
ठीक है। स्वयं की आवश्यकता अनुसार वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है। जैसे मान लो पत्ती को आवश्यकता है गैस की तो वो खुद से करेगा, तने को आवश्यकता है तो वो खुद से करेगा, मूल को आवश्यकता है तो वो खुद से करेगा। उसकी जो कोशिकाएं हैं वहां पर वो खुद से एक्सचेंज करते हैं। और परिवहन की बात करते हैं, जैसे जंतुओं में होता है कि वहां पर आपके पास क्या है, नासा कक्ष है, मतलब बाह्य ओपनिंग है, यहाँ पर एक्सटर्नल ओपनिंग है, फिर नासा कक्ष, नासा मार्ग, फिर आपके पास नीचे की ओर जाता रहता है, फिर फेफड़ों तक जाता है। ठीक है, वहां पर ब्रोंकियल वगैरह सिस्टम अपन पढ़ते हैं, फिर कुटिका तक जाता है। तो वो एक प्रकार का सिस्टम हो गया। वहां से क्या होता है, वाहिकाओं की मदद से अलग अलग अंगों तक जाता है, कोशिकाओं तक जाता है। तो अब इसके अंदर तो अच्छा सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, वो जो अंग नहीं है उसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्येक पार्ट है, पादप का जो प्रत्येक हिस्सा है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, एक्शन जो बेसिस करता है। और वहां पर ऐसा नहीं कि लंबी दूरी तक परिवहन आपको करना है, कि पादप बड़ा है तो वहां तक लंबी दूरी तक परिवहन कैसा होगा, तो वो भी नहीं है। जिस भी पार्ट में जरूरत है वहां पर एक्सचेंज आपके पास आसानी से सिंपल सी हो जाती है। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या है, पहला पॉइंट है सिंपल सा, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहां पर हो जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो डिमांड है, जो पादप की जो डिमांड है कंपेयर टू एनिमल, ठीक है, जो जरूरत की बात कर सकते हैं या प्लांट की डिमांड की जो बात करते हैं, डिमांड या जो जरूरत की बात करते हैं, वो यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। पादप की जरूरत है वो क्या होती है, कम होती है। जो भी गैसेज एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए गैस होती है। ठीक है, क्यों, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा, जब भी प्रकाश संश्लेषण आपके पास होगा तब जो है रेट ज्यादा होगी। यहाँ जो डिमांड की बात करते हैं ना वैसा बहुत ध्यान से आपको समझना है। यहाँ दर की या रेट की अपन बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जिसे हम बोलते हैं, श्वसन की दर जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। मनुष्य में तो अपन क्या बोलते हैं कि 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। ठीक है, और वहां पर अपन प्रवाह आयतन वगैरह की बात करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास हुआ कि कितना आपके पास पर मिनट निकल रहा है, कितना पर एक बीट में निकल रहा है, आयतन वगैरह जो निकलता है ना जो रक्त का, उसी के साथ में गैसेस आपके पास जाती है। 12 से 16 बार अपन रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये भी आपने वहां पर पढ़ रखा है प्रति मिनट। तो वहां जो है थोड़ी सी दर है ज्यादा, लेकिन यहाँ जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो यहाँ पर जो दर है वो क्या है, कम है। जरूरत यहाँ पर कम है पादप को, इसीलिए। और वो जरूरत कब बढ़ती है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब वो जरूरत बढ़ती है। और प्रकाश संश्लेषण के भी समय में भी तो आप क्या देखोगे कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमने क्या बोला था कि CO2 और जब H2O मिलता है तो यहाँ पर आपके पास कार्बोहाइड्रेट तो बनता है, जैसे ग्लूकोज तो आपके पास बनता ही है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, O2 भी यहाँ से फ्री होती है, जो कहां से आती है, H2O से आती है। इसे अपन ने अर्ली एक्सपेरिमेंट में देखा था। ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंट में सब अपना लिखा था कि ये O2 जो है वो CO2 से आती है, H2O से आती है। तो अपन ने बोला था O2 जो है वो H2O से आती है। तो ये जो डिमांड की बात है, ऑक्सीजन में तो कोई दिक्कत आती नहीं प्रकाश संश्लेषण के समय, क्योंकि ऑक्सीजन खुद में ही वहां पर क्या हो रही है, फ्री हो रही है। और डिमांड आपके पास वैसे ही पहले से कम है, जो दर है वो वैसे ही कम है, क्योंकि खुद का जो प्रत्येक हिस्सा है पादप का, वो खुद से क्या कर सकता है, आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। अरे ये बात समझ में, तो दूसरा पॉइंट भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरे की जो बात है, तीसरा जो है वो है आपके पास डिस्टेंस या दूरी, डिस्टेंस या दूरी, कि पादप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, ये बहुत बड़ा कोई पादप है, यहाँ पर मान लो किसी ने यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि यहाँ से आता हुआ जाएगा और फिर मूल तक आएगा या किसी दूसरी संरचना से किसी दूसरे पार्ट में जाएगा, ऐसा नहीं। जो दूरी है, अगर पादप की हाइट या जो इसकी कह लो कि स्ट्रक्चर की बात करें, उसकी जो संरचना वो बहुत बड़ा है अपने आप में, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके पास प्रत्येक हिस्सा जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी गैसेस की आवश्यकता है, ठीक है, जो भी गैसेस का एक्शन यहाँ पर हो रहा है उससे वो आसानी से कर देगा। तो लंबी दूरी तक परिवहन नहीं होता है। आ रही ना बात समझ में? अब ये तो आप बोल रहे थे साहब पत्तियों में तो क्या होगा, पत्तियों में आपके पास स्टोमेटा वगैरह है, रंध्र वगैरह है, तो पत्तियों में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन बाकी जो पार्ट है, जैसे तना आपके पास होता है, मूल आपके पास होता है, तो उनमें किस प्रकार से होगा, ये वहां पर तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता, हरा पार्ट नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो वहां जो गैसेस के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं या शोषण की जो आप बात कर रहे हैं, वो कैसे वहां पर होगा। तो इसका भी सिंपल सा जवाब आपके पास है। इसे मैं थोड़ा सा हटाता हूं यहाँ पर, उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। ठीक है,
पत्तियों में जो स्टोमेटा है रंध्र खुलते हैं, बंद होता है तो दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दूसरे बात जैसे आपके पास कोई तना है और तने में इसकी ये बाहर की ओर जो अपने को मिलता है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये इस इरेगुलर स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक छाल, या जिसे अपन बोलते हैं बार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार या छाल, जो इसके चारों तरफ होती है इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ इस बार के नीचे क्या होता है कि कोशिकाओं का अरेंजमेंट होता है पतली लेयर में। क्या होता है, यहाँ पर कोशिकाओं का जो विन्यास है वो पतली लेयर में, पतली लेयर में अरेंजमेंट यहाँ पर होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से पतली कोशिकाओं का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर लेंटिसेल्स जो है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बात अंदर बोलते हैं, वो यहाँ पर होते हैं, क्योंकि ये बात जो है कुछ इस प्रकार से होती है, इसमें इंटरसेल्युलर जो स्पेस है, मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ अवकाश यहाँ से होता है, जिससे क्या हुआ, गैसेस यहाँ पर जाएगी और जो पतली लेयर है वहां से होती हुई जिस भी कोशिका तक जरूरत है या खास निकल रही है वहां तक चली जाए। राइट, बात समझे। और जो बीच वाले पोर्शन की बात करी, जो तने में या मूल में जो बीच वाला पोर्शन की जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो तो वैसे ही क्या होता है, मृत होता है, वो तो डेड होता है। जो क्या करता है, इस तने को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड उसे करता है। मृत तो क्या करेगा, किसी भी प्रकार की उपाधि प्रक्रिया तो करेगा नहीं। और बाहर वाले की कोशिकाएं, उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से, लूज है, एक तरह से पतली है। और इसको आपने वैसे पता भी होगा, जो छठा चैप्टर है उसमें अपन क्या बोलते हैं, जो पेरेनकाइमा कोशिका, तीन प्रकार की कोशिका पढ़ते हो, पेरेनकाइमा, कोलियनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो जो पेरेनकाइमा कोशिका होती है वो भी यहाँ पर क्या होती है, लूजली अरेंज होती है, ढीली ढाली अरेंज होती है, जिससे जो भी लेंटिसेल्स उसकी मदद से एक्सचेंज हो गैसेस जो है वो आसानी से यहाँ पर हो जाता है। हरी बात समझ में, लूज पैकिंग यहाँ पर होती है। क्लियर है। तो ये जो तीनों पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि श्वसन अंगों की आवश्यकता अंत में क्यों नहीं होती है। पहला जो पॉइंट है आपके पास ध्यान रखना है कि हर एक जो हिस्सा है वो अपनी डिमांड के, अपनी आवश्यकता के अनुसार एक्सचेंज कर सकता है, चाहे पत्ती हो, चाहे तने का हो, पार्ट हो, चाहे मूल का हो। और लंबी दूरी तक परिवहन उसमें नहीं होता ज्यादा। दूसरा जो पॉइंट है कि जो जरूरत है पादप की वो कम होती है एक्चुअल में देखा जाए। जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म, वो वहां पर क्या होता है, कम होता है। जो रेट है वो यहाँ पर कम होता है, जरूरत कम है, इसीलिए भी अपने को श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं। और तीसरा जो है, दूरी की जो बात कर, लंबी दूरी तक आपके पास नहीं हुआ है, के अलावा बात की मदद से भी क्या होता है, सोशल में यहाँ पर हेल्प मिलती है। ठीक है, मतलब एक्शन जो भी उसके अंदर हेल्प मिलती है, इसीलिए क्या होता है, सोशल अंगों की आवश्यकता अपने को यहाँ पर नहीं पड़ी है। क्लियर है, इतना सा आपको क्लियर होगा। तो अब आगे की ओर अगर अपन चलते हैं, ठीक है, आगे की ओर अपने को चलता है कि सोशल का जो उद्देश्य है एक तरह से वो क्या है, एनर्जी के लिए, कि जो भी बृहद अणु है जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ या वसा हुआ, उनमें जो संचित ऊर्जा है किस रूप में, मोल्ड के रूप में, बंध के रूप में, तो वो ऊर्जा अपने को काम में लेनी है, और इसीलिए श्वसन की प्रोसेस होती है। जैसे ये वाली जो इक्वेशन है इसकी यहाँ पर अपन बात करें, अपने पास एक ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण एक तरह से हो रहा है। यहाँ आपको क्या मिलता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा आपको मिलती है, एनर्जी मिलती है, और यही ऊर्जा अपन काम में लेते हैं। ठीक है, H2 वगैरह यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो यहाँ पर प्रोसेस हुई है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुई है। किसकी उपस्थिति में हुई है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बंद कर टूटना यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन ले। लेकिन क्या समस्त जीवों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है, समस्त जीवों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है, ये तो पादप की अपन बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं रहेगी तो क्या होगा, है ना? ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इसका जवाब आपको मिलता है 12th क्लास की एनसीईआरटी के 7वें चैप्टर में, खुद विकास। वहां पर अपन पढ़ते हैं सिंपल सा कि जब अर्थ वगैरह बनी, ठीक है, जो अपना गैलेक्सी वगैरह अर्थ वगैरह बनी, तो सबसे पहले वाले जो जीव आए थे वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सारे काम करते थे। वो ए वाई बी प्रकार के काम करते थे। आगे बात समझे, वो तो विकास होता रहा धीरे धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे का मतलब लाखों करोड़ों साल लगे, तब जाके अपन वायु को काम में कर ले। आगे बात समझे, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी किस प्रकार से आपके पास होता है उसको थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ सिंपल सा, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे महान, और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। ठीक है, पढ़ने का अभी समय है। चलिए चलते हैं अपन आगे। तो जैसे अभी तो सिचुएशन को मैं वापस लिखता हूँ, 36H12O6 और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसका क्या हो रहा है, दहन कह सकते हैं, कन्वर्शन कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इसे कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द अपन यूज में रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ये अपने पास ऊर्जा भी है। ठीक है, ऊर्जा के साथ साथ में कुछ जो है यहाँ पर एक शब्द यूज में रहते हैं, हीट। ठीक है, हीट या ऊष्मा जिसे हम कह सकते हैं, उसके रूप में भी एनर्जी एक तरह से निकल गई। तो यहाँ जो ये प्रोसेस बताई जा रही है, क्या ये एक सिंगल स्टेप में हो रही है, तो आपका जवाब आएगा नहीं। ये जो प्रोसेस आपको बताई जा रही है बहु चरण में या मल्टी स्टेप में, ये क्या होती है, पूर्ण होती है। क्या होती है, मल्टी स्टेप में पूर्ण यहाँ पर होती है। अब ये जो अपन सिंपल सा बोल रहे हैं, ये जो प्रोसेस यहाँ पर है, तो जब उपापचय पढ़ते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि उपापचय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो अपचय और दूसरा उपचय। एक होता है एनाबोलिक और दूसरा होता है केटाबोलिक। यहाँ जो एनर्जी है या यहाँ जो हीट है, ठीक है, वो कहां से आई है, वो इसके अपघटन से आई है। वो किससे आई है, अपघटन से यहाँ पर आई है। मतलब केटाबोलिक प्रोसेस है ये। किस प्रकार की केटाबोलिक, मतलब जटिल से सरल में परिवर्तित होता है। ये अपने आप में जटिल है, इससे कंपेरेटिव। अब ये जो हीट और ये ऊर्जा है, हो सकता है कि जो कोशिका है, क्योंकि कोशिका के श्वसन के प्रदर्शन में इसमें ये था लास्ट सेक्शन में, तो हो सकता है कि ये जो कोशिका है, इससे जो हीट और ऊर्जा से क्या करे, दूसरे प्रकार के जो कार्बनिक या दूसरे जो कार्बनिक यौगिक है उनके निर्माण में काम में ले, या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में जैसे अपन ने क्या बात करी कि आपके पास क्वेश्चन तो हो ही रहा, दूसरे जीवों की बात करें, चलन आपके पास हुआ, पाचन आपके पास हुआ, ठीक है, सर्कुलेशन हुआ, संचरण आपके पास हुआ, उसमें भी काम में ले सकते हैं। तो दूसरे काम में भी बना लेगा, या जो एनर्जी है उसे किसी दूसरे काम में वो ले ले। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीपल स्टेप में यहाँ पर होता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसे बोलते हैं एरोबिक या ऑक्सी प्रकार के। और ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं उसे हम बोलते हैं अनऑक्सी या अनएरोबिक बोलते हैं। पहले के समय में भी थे, लाखों करोड़ों साल पहले, जैसा भी मैंने आपको बताया, आज के समय में भी है। तो विकास हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे वो खत्म हो गए अनऑक्सी। अपन जैसे पढ़ते भी हैं कि साहब आपके पास सिंपल सा क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मिनरल न्यूट्रिशन में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह अपन ने पढ़ा था, वहां पर नोड्यूल फॉर्मेशन की बात की थी, कुछ एंजाइम की भी अपन ने बात की थी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करते हैं, अन्यथा नहीं करते। अगर ऑक्सीजन वहां पर होगी तो काम नहीं करेगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपने पास है। ये तो बैक्टीरिया वाला अपन ने देखा ही है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं। वहां पर एग्जांपल भी अपन ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, उस जो उस चैप्टर का सबसे लास्ट में जो था उसमें अपन ने बात। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कर रहे हैं वो ऑक्सी हो गया या एरोब हो गया। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर रहा है उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अनऑक्सी उसे यहाँ पर बोलेंगे। अनऑक्सी से अपन बोलेंगे। ठीक है, तो अनऑक्सी जो है वो भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हो सकते हैं। अनऑक्सी भी अलग अलग प्रकार के हो सकता है कि पूर्ण रूप से अनऑक्सी मतलब वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं, या वो हो सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रोसेस है वो करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो अपने जीवन प्रक्रिया के लिए या उसके अंदर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया वो कर सकते हैं। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इससे ज्यादा डिटेल में अपन नहीं पढ़ते। ठीक है, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो है आगे चलकर इसका जो उत्पाद है, आगे चलकर जो इसका उत्पाद है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, अभी उत्पाद मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि जो है बहु चरण में चरण अभी मैंने नहीं बताया। ठीक है, या पायरुविक, ठीक है, पायरुविक जो अम्ल है, अभी सिंपल सा ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए अगले सेशन में अपन देखेंगे। ग्लूकोज जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका ब्रेकडाउन आपके पास हुआ है, या जटिल से सरल में परिवर्तित जो रूप है पायरुविक अम्ल जिसे अपन बोल रहे हैं उसमें परिवर्तित हो रहा है, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। सारी बात समझो, अपन क्या बोल रहे हैं सिंपल सा,
ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको जो शब्द अपन यूज में लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होते हैं, और लाइसिस का मतलब होता है अपघटन या विघटन जिसे अपन बोलते हैं। दो शब्द मैंने आपको पहले भी बताए थे इंग्लिश के। जेनेसिस जो जहां पर भी लिखा है जेनेसिस, उसका मतलब होता है संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण। जैसे मैं बोल दूं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस आ रही है ना बात समझ? तो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के लिए बोल दो ग्लूकोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वहां पर संश्लेषित हो रहा है। जैसे CO2 और H2O जब मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है, उल्टी इसको रिएक्शन करते हैं, तो वो ग्लूकोजेनेसिस। सेम वैसे यहाँ पर लिखा लाइसिस, लाइसिस का मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया। दूसरा मैं बोलूं प्रोटियोलाइसिस, मतलब क्या हो रहा है? प्रोटीन मतलब प्रोटीन, और लाइसिस मतलब गठन, प्रोटोटाइप में टूटना। और प्रोटीन टूट के किसमें परिवर्तित होता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। दोनों शब्द आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश वाले हैं लेकिन ध्यान रखना है। हिंदी में बस सीधा ऐसे लिख दिया, छाप दिया लाइसिस, लाइसिस लिख दिया, तो मीनिंग आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके पास है पादप के सांस के बारे में, क्या सांस लेते हैं, क्या कौन कौन से प्रकार से श्वसन अंग उसके अंदर नहीं होते, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और अगले सेक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलाइसिस, जो एक बहुचरण प्रक्रिया है, मल्टीपल स्टेप्स के अंदर आते हैं, एंजाइम का भी इसके अंदर रोल होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद मैं करता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आया है। और कुछ भी डाउट रहता है एक छोटा सा भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आपको मैं मिलूंगा अराइजन करियर एकेडमी से, वहां पर भी आप मिल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू ऑल द वे।